दिल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा यूनिट 4 की, जिसमें अंश पूंजी संबंधी लेखे जिसमें शेयर कैपिटल अकाउंट होता है जिसको हम कंपनी बोलते हैं, और ऋण पत्र संबंधी लेखे जिसको हम डिवेंचर बोलते हैं। उसके पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नंबर बताना चाहता हूँ। ये देखें आप लोग बोर्ड पे। यूनिट फर्स्ट और सेकंड में पहले ही समझा चुका था, नंबर भी दे चुका था। पार्ट बी करके जो पार्ट सेकंड करके जो वीडियो डाला उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ सब कुछ। अब ये यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड में ए और बी दो चैप्टर हैं। ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, एग्जाम्पल 1, 2, 7 ये रेशियो के हैं, प्रैक्टिकल 10, 17, 22, 26, 27, 42 ये न्यूमेरिकल है। बी पार्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिससे जनरल एंट्री आएंगी नॉर्मली, एग्जाम्पल 2, 3, प्रैक्टिकल 3। ये शिवलाल की बुक के सवाल है, सब लोग ध्यान रखना। शिवलाल की बुक में यूनिट 4 ये कंपनी बहुत बड़ा चैप्टर है, 16 नंबर का आना। एग्जाम्पल 1, 4, 5, 6, 14, प्रैक्टिकल 10, 12, 15, 27, 28, 30, 31, 33, 29, 40, 43, 44, 45। डिवेंचर छोटा पार्ट है, डिवेंचर से एग्जाम्पल 5, 7, 9, 13, 14, 15, 20, प्रैक्टिकल 1, 3, 15 और 19। इसमें भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार से सिंपली सवाल आ जाए, एट पर का ही आ जाए, लमसम का ही, लमसम पेमेंट का आ जाए, ठीक है ना। यूनिट 5 वित्तीय विवरण, यहाँ से थ्योरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा, यहाँ पर थ्योरिकल ज़्यादा आता है, इसलिए सवाल कम देखना है। वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला चैप्टर है उसमें एग्जाम्पल 2, 3, प्रैक्टिकल 5, 6। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तुलनात्मक चिट्ठा और तुलनात्मक आय विवरण जो बना उससे एक ही सवाल देखना, प्रैक्टिकल 5। रेशियो वाले चैप्टर से एग्जाम्पल 31, प्रैक्टिकल 30, 31, 32 और 38। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, एग्जाम्पल 1, प्रैक्टिकल 2, 3, एग्जाम्पल 1, प्रैक्टिकल 2, 3। मतलब इस यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से कैश फ्लो है, फिर रेशियो, फिर उसके बाद इन चैप्टर्स का नंबर आता है, इसका फिर इसका, ठीक है ना। तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे नंबर का आप स्क्रीनशॉट भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, शिवलाल की बुक के हैं। चलिए इसके बाद थ्योरी पर आते हैं। आज हम थ्योरी करेंगे यूनिट नंबर आपकी 4, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है कंपनी, ठीक है ना। कंपनी के में क्वेश्चन जो आना है आपका वो 16 नंबर का क्वेश्चन आना है, और 16 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आना है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आना है। 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत आएंगे, इसलिए मीनिंग बहुत आएंगी। सबसे पहले कंपनी क्या होता है। कंपनी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी भी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह होता है। न्यायाधीश जेम्स ने ऐसा बोला है कि कंपनी ये होती है, ठीक है ना। इसके बाद प्रोफेसर हेने बोलते हैं कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अंश पूंजी होती है, जिसे वैधानिक उत्तराधिकार होता है, वैधानिक उत्तराधिकार प्राप्त होता है, और जिसकी एक कॉमन सार मुद्रा होती है, कंपनी कहलाती है। सरल शब्दों में समझे कंपनी क्या होती है। एकांकी व्यापार में अकेला व्यक्ति व्यापार का मालिक होता है। साझेदारी में 2, 4, 10, 20 लोग साझेदार होते हैं। कंपनी में जब बहुत सारे व्यक्ति जब किसी कानूनी व्यवसाय को मिलकर लाभ कमाने के लिए चलाते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं, ठीक है ना, उसको कंपनी कहा जाता है। कंपनी में जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व प्राप्त व्यक्तियों का समूह है जिसकी पूंजी अंशों में विभक्त होती है, जिससे निरंतर उत्तराधिकार प्राप्त होता है, और जिसकी एक सार मुद्रा होती है, कंपनी कहलाती है। इसी से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी माल खरीदती भी है, कंपनी माल बेचती भी है, कंपनी पैसा लेती भी है, कंपनी पैसा देती है, पर उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कृत्रिम व्यक्ति। दूसरा, विधान द्वारा निर्मित, कंपनी बनाने के लिए और कंपनी व्यवसाय को बंद करने के लिए कंपनी एक्ट के प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। तो दूसरा क्या हो गया, कानून द्वारा निर्माण। तीसरा, सार मुद्रा, हर कंपनी की एक सार मुद्रा होती है, कॉमन सील। हर कंपनी हर जगह सिग्नेचर करने के लिए उपलब्ध नहीं रह सकती है, दस्तखत करने के लिए उपलब्ध नहीं रह सकती, इसलिए कंपनी की एक सील होती है जिसके लगने के बाद कोई चीज़ वैलिड मानी जाती है। सीमित दायित्व, कंपनी का दायित्व सीमित होता है। कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं वो अंशधारी शेयर होल्डर कहलाते हैं, और शेयर होल्डर की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 1000 के शेयर खरीदे, तो नुकसान की स्थिति में आप 1000 तक के लिए जिम्मेदार, उससे ज़्यादा के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक हेडिंग अच्छी है इसमें, परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी अस्तित्व। कंपनी पर इस बात का कोई, जैसे साझेदारी में होता है ना, कोई मेंबर आया तो पार्टनरशिप खत्म, कोई गया तो पार्टनरशिप खत्म। कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कोई भी मेंबर आता रहे, कोई भी मेंबर जाता रहे, कंपनी पर इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता। स्थायी अस्तित्व, परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। ये विशेषताएं बता दी मैंने। आगे चलते हैं। कंपनी के प्रकार, कंपनी कई प्रकार की होती है भैया।
तो सबसे पहले कौन सी बता दें, सरकारी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके 51% से अधिक शेयर सरकारी संस्थाओं या सरकार के पास होते हैं, सरकारी कंपनी कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। अब एक होती है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम सदस्य 200 होते हैं। ऐसी कंपनी जिसमें जो डायरेक्टर होते हैं वो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 15 होते हैं। ऐसी कंपनी जो अपने अंश सामान्य जनता को खरीदने के लिए इशू नहीं कर सकती है। और ऐसी कंपनी जो अपना स्वयं का शेयर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कहलाती है। पब्लिक कंपनी क्या कहलाती है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, इसमें कम से कम 7 सदस्य होंगे, अधिक से अधिक सदस्य जितने कंपनी के शेयर हैं उतने हो सकते हैं। डायरेक्टर कम से कम 3, अधिक से अधिक 15 हो सकते हैं। ये अपने अंश और ऋण पत्र जनता को निर्मित कर सकती है, मतलब जनता से पैसा मांग सकती है। और पब्लिक कंपनी अपने शेयर किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था के नाम ट्रांसफर कर सकती है। ये मीनिंग भी हो गया इसी का, और इसी का मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। एक होती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी के आधे से अधिक शेयर खरीद लिए हों, होल्डिंग कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। जैसे मैं चंदेल सर, मैंने एक्स नाम की कंपनी के 65% शेयर खरीद लिए, तो मैं हो गया होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, और एक्स हो गई सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी। बाय रॉयल चार्टर्ड, ऐसी कंपनियां जिनको व्यापार करने की अनुमति राज्य के राजा के अनुसार, उस देश के राजा के अनुसार राजा की आज्ञा मिलती है, तभी वह कंपनी व्यापार कर सकती है, बाय रॉयल चार्टर्ड कंपनियां कहलाती हैं। वैधानिक कंपनी, ऐसी कंपनियां जो केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा और लोकसभा में, पार्लियामेंट में विशेष प्रस्ताव को पास करके जो कंपनियां बनाई जाती हैं, वैधानिक कंपनी स्टेटरी कंपनी कहलाती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ जीवन बीमा निगम। तो ये इसके बहुत सारे मैंने आपको टाइप्स भी बता दिए। अब आगे चलते भैया, आगे क्या क्वेश्चन बनता है। कंपनी का मीनिंग हो गया, प्रकार हो गया, विशेषताएं हो गई। अब कंपनी की पूंजी। कंपनी की पूंजी जो छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, उन छोटे छोटे भागों को अंश यानी शेयर कहा जाता है। अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समतांश और एक होते हैं पूर्वाधिकार अंश। इनको बोलते हैं, अंश को बोलते हैं हिंदी में शेयर। 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। इनको समझेंगे, इनका हम मीनिंग भी समझेंगे, डिफरेंस भी समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके टाइप्स भी। समतांश और पूर्वाधिकार अंश को समझने से पहले प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, उनका नाम ही है पूर्वाधिकार अंश। ऐसे अंश जिन्हें कुछ खास या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के शेयर क्यों खरीदता है, ताकि उसको कंपनी से प्रॉफिट यानी डिविडेंड मिले, लाभांश। तो सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस को, उसके बाद मिलेगा इक्विटी को। दूसरा, जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पूंजी वापसी किसके की जाएगी, प्रेफरेंस की, फिर इक्विटी की। तो ऐसे अंशधारी जिन्हें कुछ खास या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं, पूर्वाधिकार अंश। समतांश क्या कहलाते हैं, ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते, समतांश कहलाते हैं। डिफरेंस क्या होगा, समतांश को लाभांश बाद में मिलता है, पूर्वाधिकार अंश को लाभांश पहले मिलता है। समतांश को पूंजी बाद में वापस मिलती है, पूर्वाधिकार अंश को पूंजी पहले वापस मिलती है। समतांशधारी हर मामलों में वोट डाल सकते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी हर मामलों में वोट नहीं डाल सकते हैं। समतांश की वैल्यू कम होती है, पूर्वाधिकार अंश की वैल्यू ज़्यादा होती है। समतांशों पर जो लाभांश की दर होती है वो निश्चित नहीं होती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश की दर होती है वो निश्चित हो। यहीं से इसकी विशेषताएं बन गई। क्या, समतांश का मूल्य कम होता है, समतांश में लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, समतांशों को लाभांश बाद में मिलता है, समतांशों की पूंजी बाद में मिलती है, समतांशधारियों को हर मामलों में वोट डालने का अधिकार होता है। जो अंतर है वही इसके फीचर्स बन जाएंगे। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंशों के कुछ प्रकार होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भैया देखिए कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें एक आता है आपका संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश ये अधिकार होता है कि यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं है तो उनका जो बकाया लाभांश है वो अगली साल प्राप्त कर लेते हैं, ये उनको अधिकार होता है, वो संचयी। असंचयी को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। परिवर्तनशील, जिनको ये अधिकार होता है कि वो अपने अंश को पूर्वाधिकार अंश से समतांश में ट्रांसफर कर सकते, बदल सकते हैं, वो परिवर्तनीय। जिनको ये अधिकार नहीं होता है वो अपरिवर्तनीय। तो इसके बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं, ये आप लोग पढ़ लेंगे। तो समतांश का टॉपिक हो गया। अब इसमें एक टॉपिक आता है अंश पूंजी।
जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। अंश पूंजी में सबसे पहले आती है अधिकृत पूंजी, या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। वह पूंजी जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में लिखी रहती है, यह कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है। रजिस्टर्ड पूंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूंजी कंपनी के रजिस्टर में भी लिखी जाती है, तो अधिकृत पूंजी कहलाती है। इसके बाद होती है, दूसरी आती है इसमें निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी के बाद कौन सी आती है? निर्गमित। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को लेने के लिए निर्गमित किया जाता है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को लेने के लिए निर्गमित किया जाता है, निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल कहलाती है। और इसी में होती है अनिर्गमित पूंजी, वह पूंजी जो जनता के लिए निर्गमित नहीं किया जाता है। मान लो हमारे पास 100 शेयर हैं, 60 शेयर हमने जनता को इशू कर दिए, निर्गमित कर दिए, तो निर्गमित पूंजी 40 जो निर्गमित नहीं किए वो अनिर्गमित पूंजी होती है। फिर इसमें होती है एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित, देखना, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने ले लिया, जैसे 160 शेयर इशू किए, जनता ने 40 ले लिए, तो वो प्रार्थित हो गई। और मान लो जो 20 नहीं लिए वो अप्रार्थित हो गई। तो निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने ले लिया, कौन सी पूंजी कहलाती है? प्रार्थित, सब्सक्राइब्ड। और जो नहीं लिया वो कौन सी पूंजी कहलाएगी? अप्रार्थित। एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी। कंपनी द्वारा वस्तुतः मांगाई गई वह पूंजी, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो मांग लिया जाए, वो क्या कहलाता है? कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी। एक होती है रिजर्व पूंजी, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा समापन पर मांगा जाता है। रिजर्व पूंजी क्या होती है? वह पूंजी, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मंगाया जाता है, रिजर्व कैपिटल कहलाती है। ये बहुत सारे टाइप्स होगा इसके। इसमें हमको यहाँ पे डिफरेंस भी देख लेना चाहिए, मौका है अभी तो तुरंत ही। इन पूंजियों में कुछ डिफरेंस होता है, तो उस पर भी अपन अभी बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले अंतर है इसमें एक अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी। भैया देखिए, ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल में क्या अंतर होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी के रजिस्टर में लिखी जाती है, अधिकृत पूंजी होती है पार्षद सीमा नियम में लिखी जाती है, जबकि निर्गमित पूंजी पार्षद सीमा नियम में या रजिस्टर में नहीं लिखी जाती है। अधिकृत पूंजी ज़्यादा होती है, निर्गमित पूंजी कम होती है। अधिकृत पूंजी के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देना कंपलसरी होता है, जबकि निर्गमित पूंजी पर स्टाम्प ड्यूटी देना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है ना? अगला अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी। पेड अप कैपिटल में भी अंतर देखना है। अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी में क्या अंतर होता है? अधिकृत पूंजी का अंतर वही रहेगा जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम रजिस्टर में लिखी जाती है, और चुकता पूंजी याचित पूंजी का वह भाग होता है जिसका भुगतान कंपनी को प्राप्त हो जाता है। कौन सी पूंजी कहलाती है? चुकता पूंजी। इस पर स्टाम्प ड्यूटी देना कंपलसरी होता है अधिकृत पर, इस पर स्टाम्प ड्यूटी देना कंपलसरी नहीं होता है। यह चुकता पूंजी से ज़्यादा होती है, और चुकता पूंजी हमेशा अधिकृत पूंजी से क्या होती है? कम होती है। यह कंपनी के पंजीयन शुल्क का आधार होता है। कौन सा? अधिकृत पूंजी। जबकि याद चुकता पूंजी कंपनी के पंजीयन का आधार नहीं होता। ये डिफरेंस भी साथ में अपन यहाँ पे देख ही लेंगे। अब देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन कौन कौन से हो गए। कंपनी का आशय हो गया, विशेषताएं हो गई, प्रकार हो गए, समतांश हो गया, पूर्वाधिकार अंश का पूरा टॉपिक हो गया, अंश पूंजी के प्रकार हो गए। अब अंश और स्टॉक में अंतर आता भैया। अंश और स्टॉक में क्या अंतर होता है, इस पर हमें बात करना है। देखिए, सबसे पहले अंश होते हैं रजिस्टर्ड। कैसे होते हैं? रजिस्टर्ड। जबकि स्टॉक रजिस्टर्ड नहीं होता। हर अंश का एक नंबर होता है, जबकि स्टॉक का इस तरह से कोई भी नंबर नहीं होता है। अंश का एक अंकित मूल्य होता है, जबकि स्टॉक का कोई भी अंकित मूल्य नहीं होता है। अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है, स्टॉक होल्डर को कंपनी का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से, अंश रजिस्टर्ड होते हैं, स्टॉक रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, या उनका रजिस्टर्ड स्टॉक का पंजीकृत होना आवश्यक है। सॉरी, थोड़ा सा, अंश हमेशा पंजीकृत होते हैं, स्टॉक का पंजीयन होना आवश्यक है। अंश का अंकित मूल्य होता है, स्टॉक का अंकित मूल्य नहीं होता। अंशधारी कंपनी के सदस्य होते हैं, स्टॉक होल्डर कंपनी के सदस्य नहीं होते या होना आवश्यक नहीं होता। हर अंश का एक नंबर होता है, 4 से 2, 403, 405, जबकि इस तरह से स्टॉक का कोई भी नंबर नहीं होता है। स्टॉक होता क्या है? जब किसी कंपनी के शेयर का पूरा भुगतान हो जाता है, जब किसी कंपनी के शेयर का पूरा भुगतान हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है? कंपनी का स्टॉक हो जाता है। एक और डिफरेंस कर सकते हैं, अंश हमेशा लोकप्रिय होते हैं, जबकि स्टॉक लोकप्रिय नहीं होते हैं। शेयर लोकप्रिय होते हैं, स्टॉक लोकप्रिय नहीं होते हैं।
ठीक है, शेयर और स्टॉक में ये डिफरेंस भी हो गया आपका। अब कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? अब आते हैं अपन अंशों के हरण और पुनः निर्गमन। अंशों के हरण और पुनः निर्गमन पर पहुंचे उससे पहले एक टॉपिक, कुछ मीनिंग थोड़े से और रह गए हैं। प्रीमियम क्या होता है? जब कंपनी अपने अंश को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करता है, प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। 10 का शेयर 12 में तो 2 रुपये प्रीमियम। बट्टा डिस्काउंट क्या होता है? जब कंपनी अपने अंश को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करता है, जैसे 10 का शेयर 9 रुपये में निर्गमित किया गया तो ये बट्टा हो गया। अल्प अभिदान क्या होता है? कंपनी द्वारा जब निर्गमित किए गए अंशों से कम अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं, अल्प अभिदान कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए पर आवेदन सिर्फ 8,000 के लिए आए तो अल्प अभिदान अंडर सब्सक्रिप्शन। अति अभिदान जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं तो उसे अति अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। इसमें अपन यहाँ पे डिफरेंस भी देख ही लेते हैं तुरंत ही। अल्प अभिदान और अति अभिदान में क्या अंतर होता है? अल्प अभिदान कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से कम अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं, इसे अल्प अभिदान। कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं, अति अभिदान। अल्प अभिदान में जितने अंशों के लिए आवेदन आते हैं उसी को आधार मान के सवाल लगा लिया जाता है। जैसे 10,000 शेयर इशू किए और 8,000 के लिए आवेदन आए तो पूरा सवाल आप 8,000 से ही लगा देंगे। अति अभिदान में जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं उसके आधार पर आप सवाल नहीं लगा सकते। दूसरा अंतर। तीसरा, अल्प अभिदान सामान्यतः उन कंपनियों के साथ होता है जिनकी मार्केट में वैल्यू अच्छी नहीं होती है। अति अभिदान सामान्यतः उनके साथ होता है जिनकी मार्केट में वैल्यू अच्छी होती है। अल्प अभिदान में अलग से कोई प्रविष्टियां करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अति अभिदान में अलग से प्रविष्टियां करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ज़्यादा शेयर आए हैं या तो कंपनी उनको रिटर्न करेगी या एडजस्ट। तो यहाँ पर रिटर्न और एडजस्ट अल्प अभिदान में नहीं होता है, अति अभिदान में रिटर्न और एडजस्ट वापसी और समायोजन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है। अवशिष्ट याचना क्या होता है? कॉल इन एरियर्स। जब कोई अंशधारी किसी आवंटन या याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो उसे अवशिष्ट याचना कॉल इन एरियर्स कहा जाता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, अंशधारी के पास एक विकल्प योजना होती है। वो विकल्प योजना क्या होती है भैया? कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सबसे पहले कंपनी अपने यहाँ काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को एक मौका देती है कि सबसे पहले आप शेयर खरीद लीजिए। यही कहलाती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कहलाती है। अब अंशों के हरण और पुनः निर्गमन पे आते हैं अपन लोग। हरण और पुनः निर्गमन को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने एक बाइक खरीदी 1 लाख रुपए की और उसका पेमेंट आपको 10-10 हज़ार की 10 किस्तों में करना है। आपने मान लीजिए 7 किस्तें रेगुलर चुका दी आपने, ठीक है, पर आपने लास्ट की 3 किस्तें नहीं चुकाई। तो जब वो 8वीं किस्त लेने आएगा तो आपसे बोलेगा भैया किस्त दो, आपने उसको पेमेंट नहीं दिया, कहेगा कोई बात नहीं। फिर वो जब 9वीं किस्त मांगने आएगा तो बोलेगा भैया 8वीं किस्त भी दो, मान लीजिए आपने नहीं दी। फिर वो 10वीं किस्त मांगने आएगा तो आपसे 8वीं मंगाएगा, 9वीं मंगाएगा और 10वीं मंगाएगा। यदि आपने नहीं दिए तो वो आपसे बोलेगा कि आपके पास एक निश्चित दिन का समय है, आप ये 3 किस्तें 30,000 रुपये, 5,000 रुपये उसकी पेनल्टी 35,000 रुपये आके दे जाइए, नहीं तो हम आपकी गाड़ी ले जाएंगे। यदि आप उसके बावजूद भी नहीं जाते तो एक दिन वो आता है, आपकी गाड़ी लेके चला जाता है और आपने जो 70,000 गाड़ी पे चुका दिए वो कंपनी जब्त कर लेती है और गाड़ी भी कंपनी की हो जाती है। यही तो हरण होता है। पुनः निर्गमन, अब वो गाड़ी कंपनी के पास वापस पहुंच गई तो कंपनी क्या करेगी? उस गाड़ी को रखे थोड़ा रहेगी, कंपनी उस गाड़ी को फिर से क्या करेगी? मार्केट में फिर से बेच देगी। तो ये हो गया पुनः निर्गमन। अब ऐसे ही अंशों के साथ होता है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, एक शेयर 10 रुपये का खरीदा, आपने 6 रुपये चुका दिए पर 4 रुपये नहीं चुकाए तो कंपनी आपसे बोलती भैया ये 4 रुपये आप विथ इंटरेस्ट के चुका दीजिएगा। आप उसके बाद भी नहीं चुकाते हैं, फिर वो आपको नोटिस देते हैं, फिर भी नहीं चुकाते, फिर तीसरी बार रिमाइंड कराते हैं, आप फिर भी नहीं चुकाते हैं, तो फिर कंपनी आपके अंशों का हरण कर लेती है। अंशधारियों के रजिस्टर से आपका नाम हटा देते हैं, उस अंश पर आपका कोई भी अधिकार अब आज से नहीं रहेगा और आपने जो 6 रुपये कंपनी को चुका दिए वो कंपनी ने जब्त कर लिए। अंशों का हरण कहलाता है। तो जब कोई अंशधारी किसी आवंटन या याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है उसके बाद उसको एक निश्चित सूचना दी जाती है कि आप ब्याज सहित भुगतान कर दीजिए, इसके बावजूद भी भुगतान नहीं करता तो अंशों का हरण कहलाता है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। हरण करने के प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ते हैं? हरण करने का सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि अंशधारियों के रजिस्टर से आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। दूसरा, अब आपका अंश पर कोई भी अधिकार नहीं रहा। तीसरा, आपने जो पैसे कंपनी को चुका दिए वो भी आप वापस नहीं मांग सकते, वो कंपनी ने जब्त कर लिए क्योंकि इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। अंशों का पुनः निर्गमन। अब कंपनी जो अंशों को हरण कर लेती, कंपनी उनको मार्केट में क्या करती है? फिर से रीइश्यू करती है, उसे कहते हैं अंशों का पुनः निर्गमन, रीइश्यू ऑफ शेयर।
अंशों के हरण की कई बार प्रक्रिया पूछता है, तो प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले ऐसे लोगों की लिस्ट बना के रख ली जाती है जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो उनकी सूची तैयार कर लेते हैं कंपनी के सेक्रेटरी। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक बार इन्फॉर्म करते हैं, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है एक बार इनको शॉर्ट पीरियड दीजिए, एक नोटिस दीजिए, 15 दिन का, 14 दिन का, 21 दिन का, जो भी है, उनको पेमेंट करने का समय दिया जाता है। फिर आगे उनको एक शॉर्ट रिमाइंडर और भेजा जाता है, ध्यान दिलाया जाता है भाई आप चाहें तो पैसा जमा कर दें विथ इंटरेस्ट। यदि आप उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं करते तो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में इस बात का प्रस्ताव रखती है और वहां पर अंशों के हरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ये इसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले लिस्ट बनाना, फिर एक बार भुगतान करने के लिए कहना, फिर रिमाइंडर भेजना और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उसको हरण कर लेना। अंशों के हरण करने की एंट्रियां भी हैं और अंशों के पुनः निर्गमन करने की एंट्रियां होती हैं। ये एंट्रियां जरूर पढ़ लीजिए, कई बार एग्जाम में हरण की एंट्री आ जाती हैं और पुनः निर्गमन की एंट्री आ जाती हैं, बुक्स में दी होंगी। ठीक है, इसके साथ ही कंपनी का टॉपिक खत्म। 16 नंबर की थ्योरी आपकी कंप्लीट है। इसी में इसमें बी पॉइंट आता है जिससे 8 नंबर का आता है आपका एग्जाम में। वो 8 नंबर का कैसे आएगा? 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो निकाल लेंगे आप लोग। अब आ गया टॉपिक ऋण पत्र। जिसको हम बोलते हैं डिवेंचर। ऋण पत्र क्या होता है? ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए हुए ऋण का प्रमाण होता है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए हुए ऋण का प्रमाण होता है जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि कंपनी ने ऋण पत्र में लिखे हुए व्यक्ति से एक निश्चित रकम निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज की दर पे उधार ली है। ऋण पत्र कहलाता है। ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र होता है जो इस बात का प्रमाण करता है कि कंपनी ने ऋण पत्र में लिखे हुए व्यक्ति से एक निश्चित रकम निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज की दर पर उधार ली है, जिसका भुगतान निश्चित समय के बाद किया जाएगा। ऋण पत्र कहलाता है। ऋण पत्र खरीदने वाला ऋण पत्रधारी कहलाता है। अंश और ऋण पत्र में अंतर क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। तो अंश खरीदने वाला अंशधारी, ऋण पत्र खरीदने वाला ऋण पत्रधारी। अंशधारी को मिलता है लाभांश, ऋण पत्रधारी को मिलता है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, रियल ओनर होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के वास्तविक मालिक नहीं होते हैं, दीर्घकालीन लेनदार होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अंशधारियों को कंपनी की मीटिंग में बैठने का और वोट डालने का अधिकार होता है। ऋण पत्रधारियों को कंपनी की मीटिंग में बैठने और वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अंशधारियों को किन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है लाभ ना होने पर लाभांश ना मिले, पर ऋण पत्रधारियों को हर कंडीशन में ब्याज प्राप्त होता ही है। अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता और पूर्वाधिकार। ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वाहक होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंस बता दिए मैंने आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स सही हो जाएंगे ऋण पत्र के। ऋण पत्रधारी कंपनी के दीर्घकालीन लेनदार होते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। ऋण पत्रधारियों को कंपनी से क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। ऋण पत्रधारियों को वोट डालने या मीटिंग में बैठने का अधिकार नहीं होता। ऋण पत्रधारियों को अपना ब्याज पाने का अधिकार होता है। ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं, मैनी टाइप्स के होते हैं। ऋण पत्र एक लिखित प्रमाण होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। तो ऋण पत्र का आशय हो गया, विशेषताएं हो गई, अंतर हो गया। अब ऋण पत्र के प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ डिवेंचर देखते हैं। सबसे पहला आता है इसमें एक होते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र होते हैं। वे ऋण पत्र जो कंपनी अधिनियम के अनुसार निर्गमित किए जाते हैं, जिनकी प्रविष्टि अंशधारियों के रजिस्टर में होती है। वाहक होते हैं, ये होते रजिस्टर में दर्ज नहीं होते हैं। आप जो भी व्यक्ति ऋण पत्र लेके जाएगा कंपनी उसका भुगतान कर देगी, वाहक कहलाते हैं। सुरक्षित सिक्योर्ड या मॉर्टेज, वो ऋण पत्र जो कंपनी की चल या अचल संपत्तियों पर गिरवी के रूप में होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? सुरक्षित। जिन पर कोई भी गिरवी या प्रभार नहीं होता है वो असुरक्षित। एक होते हैं परिवर्तनशील, जिन ऋण पत्रों को आप समता अंशों में या पूर्वाधिकार अंशों में कन्वर्ट कर सकते हो, परिवर्तनशील। जिनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो वो अपरिवर्तनशील। ये ऋण पत्रों का शोधन एक टॉपिक है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है? कंपनी ने जो ऋण पत्रधारियों से पैसा लिया है, कंपनी उस रकम को एक निश्चित समय के बाद क्या करती है? वापस करती है। तो कंपनी ने ऋण पत्रों के माध्यम से जनता से जो पैसा लिया है, उस पैसे को एक निश्चित समय के बाद वापस करना ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की विधियाँ क्या होती हैं? एक निश्चित समय के बाद भुगतान कर सकते हैं, लाभों में से पैसा निकाल के भुगतान कर सकते हैं, वार्षिक आहरण एनुअल ड्राइंग के द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। ऋण पत्रों को इशू कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से निर्गमित करते हैं। वो प्रकार क्या होते हैं? यहाँ पर आपने आशय हो गया, विशेषताएं हो गई, अंतर हो गया, प्रकार हो गया,
शोधन हो गया, और निर्गमन। ऋण पत्रों को निर्गमन के 3 तरीके हैं। एक होता है सममूल्य, एक होता है प्रीमियम, और एक होता है बट्टा। सममूल्य पर निर्गमन क्या कहलाता है? 10 का शेयर 10 में जब कंपनी अपने अंश को अंकित मूल्य पर निर्गमित करती है तो सममूल्य पर निर्गमन। प्रीमियम जब कंपनी अपने शेयर को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है, 10 का 12 में, तो 2 रुपये प्रीमियम। बट्टा जब कंपनी अपने ऋण पत्र को अंकित मूल्य से कम मूल्य पे, जब कंपनी ऋण पत्र को 10 का 10 में अंकित मूल्य पर निर्गमित करे सममूल्य 8 पर, जब कंपनी ऋण पत्र को ज़्यादा में निर्गमित करे 10 का 12 में, तो 2 रुपये प्रीमियम। जब कंपनी अपने ऋण पत्र को अंकित मूल्य से कम में करे तो वो बट्टा कहलाता है। एक क्वेश्चन में कंपनी वाले चैप्टर में भूल गया था, कंपनी अंश प्रीमियम की राशि का उपयोग किन कार्यों के लिए करती है? कंपनी को जो सिक्योरिटी प्रीमियम से राशि मिलती है, कंपनी उसका यूज़ किस काम में करती है? तो कंपनी के जो प्रारंभिक व्यय होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए, घटाने के लिए, अधिकारियों को बोनस शेयर देने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि का यूज होता है। या जब कभी जो शेयर और डिवेंचर का आप रिडेम्पशन कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, और उनका शोधन यदि प्रीमियम पे होता है, मतलब ज़्यादा पैसों पर पेमेंट हो रहा है, तो वो जो प्रीमियम की रकम होती है वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि से ही एडजस्ट की जाती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का 3 चीज़ों में यूज होता है। अंश और ऋण पत्रों पर के शोधन पर जो प्रीमियम होगा उसके लिए, अधिकारियों कर्मचारियों को बोनस शेयर के लिए, और प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ओके, बाय।